हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं नीतीश राजपूत चैनल से रियल रीज़न बिहाइंड इंक्रीजिंग पेट्रोल प्राइस बाय गवर्नमेंट। ओके, तो देखते हैं यार, जो पेट्रोल के दाम हैं वो इतना ज़्यादा ऊंचाई आसमान छू रहे हैं, तो उसका क्या कारण है, क्यों कॉज है और कैसे रोका जा सकता है, सब कुछ हमें इस वीडियो में पता चलेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो की ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डू चेक आउट द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंडिया नेपाल को ऑयल देता है, उसके बाद भी इंडिया में पेट्रोल के प्राइसेस ज्यादा हैं और नेपाल में पेट्रोल के प्राइसेस कम हैं। लेकिन ये ऑयल बॉन्ड है क्या और ये कितने सही हैं? क्योंकि पेट्रोल को तो ऐसे देखा जाता है जैसे कि ये अमीर लोगों की चीजें हैं, सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए। ये उस सेक्टर में देते हैं जहां पे सबसे ज्यादा वोटर्स हैं, एग्रीकल्चर। और ये पेट्रोल जो है, ये जीएसटी से इसको बाहर क्यों रखा गया है? जैसे घरों में जब रिश्तेदार आते हैं तो बच्चों को पैसे देके जाते हैं और माँ बाप पीछे से ले लेते हैं, सेम यही चीज गवर्नमेंट भी कर रही है आपके साथ। देखिए, जब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो चाहे फूड के आइटम हो, ट्रेवल हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, हर एक चीज के प्राइस बढ़ते हैं, ओवरऑल महंगाई बढ़ती है। और गवर्नमेंट से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि क्या गवर्नमेंट के हाथ में सच में ये चीज होती है कि वो पेट्रोल के प्राइसेस को कम या ज्यादा कर सकें? दूसरी चीज, क्रूड ऑयल जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे मिलता है। उसके बाद भी हर कंट्री में पेट्रोल के प्राइसेस अलग अलग क्यों होते हैं? इनफैक्ट इंडिया नेपाल को ऑयल देता है, उसके बाद भी इंडिया में पेट्रोल के प्राइसेस ज्यादा है और नेपाल में पेट्रोल के प्राइसेस कम है। और ये पेट्रोल जो है, ये जीएसटी से इसको बाहर क्यों रखा गया है? ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल मिलता है वो डायरेक्ट जमीन से निकाल के आपको नहीं दिया जाता है। पहले क्रूड ऑयल को ढूंढ के सब सरफेस से सरफेस पे लाया जाता है। ये जो क्रूड ऑयल है, ये एक रॉ फॉर्म में निकलता है, फिर इस रॉ क्रूड ऑयल को रिफाइनरीज तक पहुंचाया जाता है। इन रिफाइनरीज में क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके उसमें से पेट्रोल, डीजल, जेट ऑयल, ये सब निकाल के पेट्रोल पंप तक पहुंचाया जाता है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, रिलायंस, ये सारी कंपनीज इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहती हैं। अब देखिए, प्रोसेस तो बहुत सिंपल है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक दिक्कत है। ये जो क्रूड ऑयल है, ये हर जगह नहीं मिलता है। जिन कंट्रीज में डिस्कवर हो गया बड़े स्केल पे, वो तो खुश है, उनका काम तो चल जाता है। लेकिन जिन कंट्रीज में कम है या डिस्कवर नहीं हुआ है, उनको इस क्रूड ऑयल को खरीदना होता है अपनी कंट्री चलाने के लिए। हर कंट्री के पास अपनी रिफाइनरीज होती हैं, जैसे इंडिया के पास 23 रिफाइनरीज हैं। इंटरनेशनल मार्केट से क्रूड ऑयल को खरीद के रिफाइनरीज तक लाया जाता है और फिर यहां से पेट्रोल बनता है। देखिए, पेट्रोल से सिर्फ गाड़ियां ही नहीं चलती हैं, हर एक चीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड होती है पेट्रोल से। आज दिल्ली और मुंबई में बैठ के आप कश्मीर का सेब खा पा रहे हो, ये भी पेट्रोल की वजह से ही है, क्योंकि पूरा ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्शन का बेस होता है पेट्रोल। महंगाई से लेके जीडीपी, हर एक चीज इफेक्ट होती है कंट्री में जब पेट्रोल की कमी होती है। इसलिए इसको दुनिया की बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी माना जाता है। इंडिया में भी क्रूड ऑयल मिलता है, लेकिन वो इनफ नहीं है, इसलिए इंडिया बहुत बड़े स्केल पे ऑयल इंपोर्ट करता है। और जब इंडिया में क्रूड ऑयल आ जाता है, उसके बाद भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, रिलायंस, इन सब के रिफाइनरीज हैं, ये लोग आप तक पेट्रोल पहुंचा देते हैं। देखिए, क्रूड ऑयल कोई लिमिटेड चीज नहीं है कि बस इतनी बची है उसके बाद खत्म हो जाएगी। क्रूड ऑयल नेचुरल मिलने वाली चीज है और ये जमीन और समुद्र दोनों जगह पे मिलती है। क्रूड ऑयल को कॉन्टिन्यूसली रिसर्च टीम हर कंट्री की ढूंढती रहती है। बीच बीच में आपको न्यूज भी सुनने को मिलती होगी जब कोई ऑयल फील्ड डिस्कवर होती है। ऑल ओवर वर्ल्ड में मेन 3 प्लेयर हैं जो वर्ल्ड में क्रूड ऑयल बेचते हैं। एक यूएसए, दूसरा रशिया और तीसरा ओपेक। अब ये ओपेक क्या है? देखिए, मिडिल ईस्ट में जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग देश हैं, इन्होंने अपना एक एसोसिएशन बना लिया जिसका नाम है ओपेक। ओपेक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। वर्ल्ड में क्रूड ऑयल के रेट क्या होंगे, ये तक इनके हाथ में होता है। अब आप कहोगे कि इनके हाथ में प्राइस कैसे होते हैं? देखिए, जिस तरीके से इंडिया में होर्डिंग या फिर आर्टिफिशियल शॉर्टेज कर दी जाती है प्याज या फिर बाकी चीजों की और रेट बढ़ा दिए जाते हैं, कुछ इसी तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में भी ओपेक देश यही करते हैं। ये लोग मीटिंग करते हैं और ऑयल का जो प्रोडक्शन होता है वो कम या ज्यादा कर देते हैं डिमांड देख के। अब डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो प्राइस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जिन कंट्रीज में क्रूड ऑयल की शॉर्टेज होती है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की ज्यादा वकालत करती हैं। और अगर आपको कभी भी ऑयल ट्रैक करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ओपेक को ट्रैक करें। अब मान लीजिए आपको कोई मोबाइल खरीदना है तो वही गिनी चुनी कंपनीज हैं, उनमें से जाके आप मोबाइल खरीद लेते हो। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम या तो आपके मोबाइल में iOS होगा या फिर एंड्रॉइड होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम और भी हैं, जैसे कि उबंटू टच है, टाइजन है, बट आप देखोगे यही 2 ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे मोबाइल में होते हैं। ठीक इसी तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में जब आपको ऑयल खरीदना होता है तो 2 मेन बेंचमार्क्स हैं। एक है WTI, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, और दूसरा है ब्रेंट। और भी बेंचमार्क्स हैं, लेकिन ये दोनों मेन हैं। जैसे iOS और एंड्रॉइड काम सेम करते हैं लेकिन होते अलग अलग हैं, ठीक इसी तरीके से ब्रेंट और WTI में भी फर्क होता है, लेकिन काम दोनों सेम करते हैं। WTI के क्रूड ऑयल में API ग्रेविटी ज्यादा होता है, मतलब कि कितना हल्का तेल है, पानी पे अगर उसको डालेंगे तो कितना फ्लोट करेगा। WTI में सल्फर भी कम होता है ब्रेंट के कंपैरेटिवली। सल्फर ज्यादा होने पे रिफाइनरीज को पेट्रोल बनाने में ज्यादा टाइम और पैसा लगता है, तो आप कंपेयर करेंगे तो WTI जो क्रूड ऑयल है वो ब्रेंट के कंपैरेटिवली थोड़ा अच्छा है। लेकिन ब्रेंट पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है क्योंकि ये थोड़ा सा सस्ता है,
इंडिया भी ब्रांडी यूज करता है। आप कभी पेट्रोल भरवाने गए होंगे तो वहां पे भी आपने लिखा हुआ देखा होगा API ग्रेविटी, सल्फर कंटेंट, ये सारी चीजें वहां लिखी होती हैं। इंटरनेशनल मार्केट में बैरल के हिसाब से क्रूड ऑयल मिलता है। एक बैरल में 159 लीटर के करीब ऑयल होता है। अभी अगर करंटली देखें तो $104 पर बैरल का रेट चल रहा है। अब ये सारी चीजें मैं आपको बता क्यों रहा हूं? ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि पेट्रोल के प्राइस अब अगली बार बढ़े तो आपको ये पता चल सके कि इंटरनेशनल मार्केट की वजह से पेट्रोल प्राइस बढ़े या फिर इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से प्राइस बढ़े। मैं आपको दिल्ली के अंदर जो पेट्रोल प्राइस का ब्रेकअप है वो दिखाता हूं। इसमें ये जो बेस प्राइस लिखा है 29.34 रुपीज, ये वो बेस प्राइस है जो इंडिया के अंदर कंपनीज रिफाइनरी में प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट बनाने के बाद पेट्रोल का जो प्राइस सेट करती हैं। इसके बाद इसमें जो 0.37 फ्रेट प्राइस लिखे हैं, इसका मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो इस पेट्रोल को डिस्ट्रीब्यूशन करने में आती है पेट्रोल पंप तक। इसके बाद ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है एक्साइज ड्यूटी 32.98 रुपीज, सबसे ज्यादा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है। इसके बाद 3.69 रुपीज जो इसमें मेंशन है, ये डीलर का कमीशन है। ये सारा प्रोसेस करने के बाद 3.69 रुपीज पर लीटर पे वो कमाता है। और ये जो वैट है 19.92, ये स्टेट गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है। ये सब लगाने के बाद जो पेट्रोल 29.34 रुपीज का था, आपके पास आते आते 86.3 रुपीज का हो जाता है। इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टैक्स लगाता है पेट्रोल पे। यही रीजन है कि जिन कंट्रीज को हम पेट्रोल खुद देते हैं, उन कंट्रीज के अंदर पेट्रोल इंडिया से ज्यादा सस्ता होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हर कंट्री का हिसाब अलग होता है, इंडिया की नीड्स अलग हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो बैठे हैं, उन्होंने जो टैक्स लगाए होंगे वो सोच समझ के ही लगाए होंगे। तो देखिए ऐसा नहीं है। एक्साइज ड्यूटी और वैट टैक्स को लेकर इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा इशू हो रहे हैं। देखिए एक बात तो तय है कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने से आम जनता की जेब पे असर पड़ेगा ही। लोगों को ऑफिस जाने के बस के किराए से लेके फूड तक हर चीज में फाइनेंशियल डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। और ऐसे टाइम पे एटलीस्ट जो हाथ में वो कर सकते हैं, अपने फाइनेंसेस को मल्टीपल जगह इन्वेस्ट करें और अनसर्टेनिटी को कंट्रोल करें। आप कहोगे रोज ये इतनी गाली खा रहे हैं पेट्रोल प्राइसेस को लेके, ये टैक्स कम करके पेट्रोल के प्राइसेस कम क्यों नहीं कर देते? अल्टीमेटली इनको वोट ही तो चाहिए। देखिए इतने टाइम से ये लोग देश चला रहे हैं, इनको हमसे ज्यादा अच्छे से पता है कि इंडिया के अंदर वोट कैसे ड्राइव होते हैं। अभी टैक्स ना कम होने के पीछे गलती सारी की सारी हमारी है। इंडिया में जो फ्री में चीज मिलने का क्रेज है बहुत ही ज्यादा है। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, अभी भी अगर आपसे मैं पूछूं कि किस गवर्नमेंट ने फ्री में बिजली दी है, किस गवर्नमेंट ने लैपटॉप दिए हैं, गैस सब्सिडी में दी है, किसने लोन माफ किए, बहुत अच्छे से आपको पता होगा। क्या आपको यह पता है कि किस स्टेट ने वैट के टैक्स माफ कर दिए ताकि पेट्रोल के प्राइस डाउन रहे और इन्फ्लेशन ना बढ़े? अब मैं स्टेट का नाम नहीं लूंगा वरना किसी ना किसी पॉलिटिकल ग्रुप में बांट दिया जाऊंगा, लेकिन एक गूगल सर्च से आपको पता चल जाएगा। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए आपके घर का जो बिजली का बिल है वो 100 रुपए आ रहा है। अब किसी गवर्नमेंट ने उसको माफ करके 50 रुपए कर दिया, आप बहुत खुश हो गए, लेकिन वैट उतना ही ले रहा है वो, तो उससे इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है। आप बहुत खुश हो गए कि 100 रुपए की जगह हमारा बिजली का बिल जो है वो 50 रुपए हो गया। लेकिन जब आप घर से निकल के टॉफी, आटा, चावल, दाल, सब्जी ये सब खरीद रहे हैं तो हर किसी में 50 रुपए ज्यादा हो रहा है, 1 रुपए ज्यादा हो रहा है इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से। तो बात तो घूम फिर के वही हो गई ना। जैसे घरों में जब रिश्तेदार आते हैं तो बच्चों को पैसे देके जाते हैं और माँ बाप पीछे से ले लेते हैं, सेम यही चीज गवर्नमेंट भी कर रही है आपके साथ। एक तरफ आपको फ्री में चीजें पकड़ा रही है, दूसरी तरफ महंगाई करके आपकी जेब ढीली कर दे रही है। तो बात घूम फिर के वही हो जा रही है। ये चीज गवर्नमेंट बहुत अच्छे से समझती है कि अगर वो वैट कम कर देगी, टैक्स कम कर देगी, तो उसका कोई महिमा मंडन नहीं होगा। महिमा मंडन होता है फ्री की चीजें बांटने में। तो गवर्नमेंट भी वही करती है जो आपको चाहिए। आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में हर पार्टी हल्ला कर रही है कि पेट्रोल के प्राइस कम करिए, आए दिन बयान आ रहे हैं, लेकिन वही पार्टी अपनी रूलिंग स्टेट में वैट का 1 रुपया कम नहीं कर रही। Exactly. 100 रुपए के पेट्रोल में लगभग 70% का टैक्स लगा दे रहे हैं। देखिए पॉइंट ये नहीं है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट नहीं करना चाहिए। पॉइंट ये है कि एक तरफ आप जरूरत से ज्यादा टैक्स इंपोज कर रहे हो, पेट्रोल के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, और वहीं सेम टाइम पे आप वोटर्स को फ्री में चीजें बांट रहे हो। लैपटॉप मिलने से कुछ नहीं होगा, जॉब मिलने से होगा, लोन माफ करने से कुछ नहीं होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने से होगा। हमारे देश का रिकॉर्ड है कि फ्री की चीजें जिसको भी मिली हैं उसका कभी भला नहीं हुआ है। आप सोच के देखिए नेता सबसे ज्यादा फ्री की चीजें किस सेक्टर में देते होंगे? ये उस सेक्टर में देते हैं जहां पे सबसे ज्यादा वोटर्स हैं। एग्रीकल्चर, 60% लोग एग्रीकल्चर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड हैं। इसलिए आप देखोगे सबसे ज्यादा फ्री की चीजें किसानों के लिए लेके आते हैं। अगर फ्री का फॉर्मूला काम कर रहा होता तो किसानों का ये हाल नहीं होता जो आज की डेट में है। इतने सारे फ्रीबीज देने के बाद भी किसानों का कुछ नहीं हुआ, वो आज भी सुसाइड कर रहे हैं। देखिए पेट्रोल हो गया, अल्कोहल, तंबाकू, इन सारी चीजों पर गवर्नमेंट रातों रात 20 से 25% टैक्स बढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं होगी गवर्नमेंट को। इन सारी चीजों को लेके कोई रोड पे नहीं आएगा, कोई धरना नहीं देगा, क्योंकि पेट्रोल को तो ऐसे देखा जाता है जैसे कि ये अमीर लोगों की चीजें हैं, सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए, जबकि एक्चुअल में ऐसा है कि ये सबके लिए है।
इससे हर एक चीज इफेक्ट होती है। सेम चीज अल्कोहल के केस में भी, आप बहुत ज्यादा करोगे, आप ड्रिंक करते टाइम एक तो गाली दे दोगे, आप रोड पे धरना देने नहीं पहुंच जाओगे, सही बात। आपके घर वाले भी कहेंगे भैया किस रैली में जा रहा है। इस चीज को गवर्नमेंट ने फिगर आउट कर लिया, इसलिए वो फ्री की चीजों के लिए बजट बनाती है और इन चीजों पे टैक्स बढ़ाती है। चलो अल्कोहल और टोबैको का आप मान सकते हो, लेकिन पेट्रोल से बहुत सारी चीजें इफेक्ट होती हैं। जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो तुरंत पेट्रोल के प्राइस बढ़ा देते हैं, लेकिन जब कम होते हैं तो ये पेट्रोल के प्राइस कम नहीं करते हैं। और ये चीज मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ, कुछ डेटा मैं आपको दिखाता हूं। मई 2014 में पेट्रोल का जो बेस प्राइस था वो 47.12 रुपीज पर लीटर था। एक्साइज और वैट टैक्स लगा के हम लोग 71.41 रुपीज में खरीदते थे। अभी फरवरी 2021 में इंटरनेशनल ऑयल प्राइस 29.34 रुपीज हुए थे। तो प्राइस तो कम होने चाहिए थे पेट्रोल के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस समय पेट्रोल का प्राइस और बढ़ गया, 86.30 रुपीज हो गया। गवर्नमेंट ने प्राइस कम करने की बजाय टैक्स और बढ़ा दिया और ओवरऑल पेट्रोल का प्राइस बढ़ा दिया। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्टी कर रही है, ये दोनों पार्टियों ने किया। जो एक्साइज ड्यूटी होती है उसमें रूलिंग पार्टी खेलती है और जो ऑपोजिशन होता है वो स्टेट के वैट टैक्स में खेलता है। काम दोनों एक ही करते हैं। ये जो ग्राफ आपके सामने दिख रहा है, इसमें जो रेड वाला पार्ट है स्टेट ने कैसे टैक्सेस बढ़ाए हैं वो दिखाया जा रहा है इसमें, और येलो वाला जो पार्ट है सेंटर ने कैसे टैक्सेस बढ़ाए हैं वो दिखाया जा रहा है। स्टेट टैक्सेस 18% से सीधे 23% हो गए और सेंटर ने जो टैक्सेस बढ़ाए वो 17% से सीधे 37% कर दिए। सिर्फ इस पर्टिकुलर टाइम पे गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू 75% से भी ज्यादा करा। देखिए जब डेटा दिखाते हैं तो उसमें ईयर देख के लोग अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट करने लगते हैं। तो 2014 से पहले का डेटा भी मैं दिखा देता हूं। 2012 की भी रिपोर्ट देख लो आप, उस टाइम पे भी सेम यही चीज हुई थी। बेस प्राइस पे टैक्स लगा लगा के कई बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए। इनफैक्ट 2 साल में 13 बार प्राइस बढ़ाए गए। अभी गवर्नमेंट से जब क्वेश्चन किया गया कि आप इतना टैक्स क्यों बढ़ा रहे हो अचानक से, आप धीरे धीरे करके भी बढ़ा सकते थे, आपने इतना टैक्स बढ़ाया कि 2020 में पार्लियामेंट में बिल पास कराना पड़ा कि जो टैक्स बढ़ाने की लिमिट खत्म हो गई है उसको बिल पास करा के टैक्स की लिमिट बढ़ाई गई। तो गवर्नमेंट ने पहले बोलना स्टार्ट किया कि ये जो ऑयल के प्राइसेस हैं ये ऑयल की कंपनियां डिसाइड करती हैं। तो देखिए बात ये सही है कि जो बेस प्राइस होता है वो ऑयल की कंपनियां ही डिसाइड करती हैं, लेकिन जो इन पे टैक्स लगता है वो कंप्लीटली गवर्नमेंट के हाथ में होता है। आप ब्रेकअप देखोगे तो ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो मार्केट प्राइस के हिसाब से ही रेट सेट कर रही हैं, लेकिन रियल प्रॉब्लम वही है कि ये मनमाने टैक्सेस लगाए जा रहे हैं इस पे। लेकिन लोग फिर भी माने नहीं, लोगों ने प्रेशर बनाया कि गवर्नमेंट इतना ज्यादा टैक्स बढ़ा के करना क्या चाहती है। इस पे गवर्नमेंट ने जवाब दिया कि जो हमसे पहले वाली गवर्नमेंट थी यहाँ पे, उसने ऑयल बॉन्ड रिलीज किए थे, उसकी वजह से हमें इस तरीके से टैक्स बढ़ाने पड़ रहे हैं। तो बात तो ये सही कह रहे हैं, लेकिन ये ऑयल बॉन्ड है क्या और ये कितने सही हैं? देखिए जिस तरीके से अगर आपको कभी पैसे की जरूरत होती है तो आप बैंक से लोन लेते हैं और इंटरेस्ट देते हैं उस अमाउंट पे, ठीक इसी तरीके से जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है तो वो बॉन्ड रिलीज करती है, फिर लोग उस बॉन्ड को खरीदते हैं, गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट देती है और एक टाइम के बाद प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर देती है। अगर ऑयल के लिए वो बॉन्ड रिलीज हुए हैं तो उसका नाम ऑयल बॉन्ड हो जाता है। जिस तरीके से आज की डेट में ऑयल कंपनीज बेस प्राइस डिसाइड करती हैं पेट्रोल का, पहले गवर्नमेंट करती थी। मान लीजिए गवर्नमेंट ने कहा है कि 70 रुपीज होना चाहिए पेट्रोल का प्राइस और प्राइस की जो लागत आ रही है वो 80 रुपए हो गई है, तो मार्केट की वजह से ये जो डिफरेंस है 10 रुपए का, ये गवर्नमेंट देगी एज ए सब्सिडी, लेकिन वो बजट से नहीं देगी, उसका बॉन्ड रिलीज करेगी। ऐसे करके पहले की गवर्नमेंट ने 1.34 लाख करोड़ के बॉन्ड्स रिलीज किए थे, जिसका हर साल 9,000 इंटरेस्ट पे करना होता है। तो देखिए बात तो सही है, लेकिन गवर्नमेंट ने वो पैसे बजट से नहीं दिए बल्कि उसके बॉन्ड रिलीज किए। करंट गवर्नमेंट ने जो 2020-2021 में जो रेवेन्यू कमाया सिर्फ एक साल में, वो है 4,18,000 करोड़, जो कि पिछले अगर आप बॉन्ड से कंपेयर करोगे तो बहुत ज्यादा है। तो ये जो बात बोली जा रही है पूरी तरीके से सही नहीं है। असल बात यह है कि जो टैक्स बढ़ाया जा रहा है ये सच में ज्यादा है। यही रीजन है कि टैक्स के लालच में पेट्रोल को जीएसटी से बाहर रखा गया है। क्योंकि अगर कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो रूलिंग हो चाहे वो अपोजिशन में हो, पेट्रोल अगर जीएसटी में आ जाएगा तो दोनों का नुकसान होगा। इसलिए ऑपोजिशन भी खाली कड़े शब्दों में निंदा करके चुपचाप रहता है। एक एसबीआई की रिपोर्ट आई थी जिसमें इन्होंने एज्यूम किया था एक एक्सपेरिमेंट के तहत कि अगर पेट्रोल को जीएसटी में डाल दिया जाए तो क्या होगा, जिसमें इन्होंने एक बैरल का रेट $60 माना था और 28% जीएसटी के स्लैब में डाला था। ऐसा करके अराउंड जो पेट्रोल के प्राइसेस थे वो 75 रुपीज तक आ गए थे और सेंट्रल गवर्नमेंट का 1 लाख करोड़ का लॉस हुआ था और स्टेट गवर्नमेंट का 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। और यही रीजन है कि पेट्रोल को जीएसटी में नहीं डाला जाता है। देखिए टैक्स तो एक चीज है, अगर हम पेट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करें तो हम बाकी कंट्रीज से बहुत ज्यादा पीछे हैं। हमें पेट्रोल की जरूरत तो बहुत है, लेकिन उसके लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन नहीं किया है। ओपेक कंट्रीज अपने हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे करती रहती हैं, मनमानी करती हैं, लेकिन बीच बीच में ऐसी सिचुएशन आती है जब प्राइस काफी नीचे जाते हैं। जैसे अभी कोविड के टाइम पे हुआ था कि क्रूड ऑयल बहुत ही ज्यादा सस्ता हो गया था, तो जो कंट्रीज होती हैं वो स्टोरेज बना के रख लेती हैं ताकि जब ऑयल मार्केट में सस्ता हो तो उसको खरीद के रिजर्व कर लें, ताकि जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं उस पर कंट्रोल रख सके। इंडिया भी करता है लेकिन उतना नहीं करता, हम काफी पीछे हैं बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिवली। हमने भी रिजर्व किया था लेकिन हम बाकी कंट्रीज से काफी पीछे हैं। 24th रैंक है इंडिया की ऑयल रिजर्व कैपेसिटी में। इंडिया में 3 स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं, उनको 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रपोज किया था और 2005 में मनमोहन सिंह जी ने ओपन किया था। तब से लेके आज तक हमारे पास 3 ही रिजर्व हैं। अच्छी बात यह है कि मोदी जी ने अनाउंस किया कि 2 और खोले जाएंगे
और काम भी स्टार्ट करा दिया, लेकिन ये काफ़ी टाइम पहले हो जाना चाहिए था। और भी रिजर्व होने चाहिए, ये 2 खुलने के बाद भी हम काफ़ी पीछे हैं हमारी नीड के हिसाब से। ये सारी चीज़ें मैनिफेस्टो में होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये होती नहीं है। फ्री में क्या क्या चीज़ें हम लोगों को मिलेंगी, ये सारी चीज़ें मेंशन होती है मैनिफेस्टो में। ओके यार, यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म। एंड वाओ, आई रियली रिस्पेक्ट दिस गाय यार, रियली रिस्पेक्ट दिस गाय। नीतीश राजपूत ये इतनी ज़्यादा लॉजिकली एंड विद फैक्ट्स बात करते हैं और इतने अच्छे मैनर में, वेल मैनर्ड तरीके से, बिना किसी को ऑफेंड किए, बिना किसी को बुरा भला कहे, इतने अच्छी तरीके से समझा देते हैं टॉपिक को कि हाँ ये समस्या है, ठीक है, और इस समस्या का ये समाधान है, ये हो इस वजह से रही है, ठीक है। कॉज भी समझा देते हैं, वो समस्या क्या है वो भी समझा देते हैं, ठीक है, वो किन किन कारणों से ये भी समझा देते हैं, उसका उपाय क्या है ये भी समझा देते हैं। अभी यहाँ पे पेट्रोल के दामों की बात करें यार, पेट्रोल की दामों की बात मतलब बहुत टाइम पहले से चली आ रही है, ठीक है। रोज़ हम लोग अखबार पढ़ते हुए, न्यूज़ चैनल देखते हुए, ठीक है, या आपस में ही गॉसिप करते हुए रोज़ ये बात चिंताजनक होती जा रही है कि हाँ पेट्रोल का दाम दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो देखो, कुछ तो इंटरनेशनल मार्केट होता है कि वो ऊपर नीचे घटता बढ़ता रहता है। ओपेक कंट्रीज़ लाइक ईरान, इराक जो भी तेल निकालती हैं, ठीक है, तेल, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल जो भी निकालती हैं, उनका एक आपस का संगठन है, सऊदी वगैरह सब इसमें हैं, एक संगठन है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये भी छेड़छाड़ करती रहती हैं क्योंकि ये प्राइमरी रिसोर्स हैं क्रूड ऑयल के, ठीक है। तो ये बात होती है कि हाँ इंटरनेशनल मार्केट भी थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है, तो उसकी वजह से पेट्रोल की कीमत जो होती है वो फ्लक्चुएट करती है। दूसरी बात ये है कि मतलब जैसा कि नीतीश सर ने बताया कि जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता है तब सरकार जो होती है वो पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा देती है और दाम बढ़ा देती है ओवरऑल पेट्रोल पर, है ना। लेकिन वो दाम जो है क्रूड ऑयल का वो कम होता है, तब ये पेट्रोल के दाम कम नहीं करते, बिल्कुल कम नहीं करते, बस उसी फ्लो में चलता रहता है। क्योंकि पता है क्या, लोगों को आदत पड़ जाती है कि हाँ 75 रुपये था तो 75 रुपये में ही चलने दो, है ना, तो यही चलने दो। और फिर 80 रुपये था, 80 रुपये ही चलने दो। अभी तो 110 120 हो रहा है पेट्रोल, मतलब कितना ज़्यादा हो गया है। लोग जो, आप ये समझ लो कि एक नॉर्मल सा हाथ गाड़ी चलाने वाला इंसान, हाथ गाड़ी वैसी हाथ गाड़ी नहीं, लाइक यहाँ पे मैंने देखा है, अपने आसपास देखा है, मोटरसाइकिल में ही पीछे एक ट्रॉली सी बांध लेते हैं और छोटे छोटे जो फेरी वाले टाइप होते हैं वो लोग अपना सामान ऐसे बेचते हैं, ठीक है। अभी ये सोचो कि हाँ उन लोगों को भी कितनी दिक्कत हो रही होती, वो जितने का दिन भर में बेचते नहीं होंगे सामान, उससे ज़्यादा का तो पेट्रोल भर लेते होंगे, है ना, पेट्रोल भरवा लेते होंगे, उन्हें बचता क्या है ये नहीं समझ में आता है। तो ये चीज़ें हैं कि काफ़ी ज़्यादा टैक्स हमसे लिया जा रहा है, ठीक है, पेट्रोल पर भी टैक्स हमसे लिया जा रहा है, लेकिन वो टैक्स दूसरे रूप में है। लाइक एक्साइज ड्यूटी टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और वैट टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है। जीएसटी से उसको बाहर कर दिया गया है क्योंकि जीएसटी जो होता है वो ओवरऑल टैक्स होता है कि एक किसी प्रोडक्ट पे इतना ही टैक्स लगेगा, ठीक। अभी यहाँ पे लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं, आधे से ज़्यादा लोग समझ नहीं पाते क्योंकि इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। उन्हें तो और फालतू के मैटर्स पर बात करनी होती है ना, जाति विवाद और पता नहीं किस किस मैटर पर, इन पर बात करनी होती है कि हाँ हमारी जाति की सरकार आएगी तो वो हमारा भला करेगी। कद्दू भला नहीं करती है वो, बस पता है क्या, तुम्हारी जाति का इंसान तुम्हारा सबसे ज़्यादा खून पी लेगा क्योंकि उसे पता है कि तुम्हारी कमज़ोरी क्या है, समझे, कहाँ पर तुम ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हो। तो ये जाति विवाद करके सरकार बनाना बंद करो, पहली बात तो ये, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मतलब यहाँ पर पेट्रोल के दाम बढ़ने से बहुत सारी चीज़ें फ्लक्चुएट हो जाती हैं। सब्जियों का आवागमन जो है, ट्रैवल जो है वो बंद हो जाता है, मतलब बंद नहीं, महंगा हो जाता है, उसकी वजह से सब्जियों के दाम भी बढ़ते हैं। सोचो अभी यहाँ पे अगर मान लो बिजली जो है उस पर उसका दाम आधा कर दिया जाए, है ना, बिजली जितने रुपए है उसका दाम आधा कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर तुम देख रहे हो आजकल नींबुओं का प्राइस क्या चल रहा है। कुछ टाइम पहले प्याज इसी तरह बहुत ज़्यादा महंगा हुआ था, प्याज एकदम सोने के भाव हो गया था, बिल्कुल, है ना। और अभी नींबुओं का यही हाल हो रहा है, 350 रुपये किलो नींबू, और वो बिल्कुल छोटे छोटे नींबू, एकदम उसमें रस भी नहीं होता है,
ऐसे ऐसे नींबू, और वो 350 रुपये किलो के भाव से बिक रहे हैं। तो ये महंगाई कहीं ना कहीं तो मतलब ये जो मतलब पैसा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं तो डाइवर्ट हो जाता है ना। तुम्हारी जेब उसी सेम तरीके से ढीली होगी, लेकिन तुम अपना पैसा कहाँ दे रहे हो तुम्हें वो एहसास नहीं होगा। ये चीज़ बदल जाती है। और इतना दिमाग लोगों के अंदर जब तक वो सोचते हैं, ठीक है, जब तक वो सोचते हैं कि हाँ हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, तब तक सब अपना खेल खेल ले जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ होती है। दालें महंगी कर दो, अनाज महंगा कर दो, सब्जियां महंगी कर दो, फल महंगे कर दो, है ना। तो ये चीज़ें हैं। लोग अक्सर और कई सारे बड़े बड़े जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं या फिर स्टोरेज हाउसेस हैं, वो और ज़्यादा इस चीज़ में मतलब रोल निभाते हैं। कोई भी चीज़ होगी उसको हमेशा इतना ज़्यादा स्टोर कर लेंगे दूसरों से खरीद के। जब वो चीज़ सस्ती होगी तो वो किसानों से बहुत ही ज़्यादा सस्ते दामों पर खरीद कर उसे स्टोर कर लेते हैं और मार्केट पे उस पर 3 गुना दाम पर उसे बेचते हैं, ठीक। तो उससे क्या होता है, महंगाई बढ़ती है, किसान मरते हैं और कुछ नहीं होता। फ्री की बातों की जो यहाँ पर नीतीश सर ने बात बताई वो बहुत ही ज़्यादा सही है। हम लोग को हमेशा याद रहा है कि सपा की सरकार ने फ्री लैपटॉप दिए हैं, ठीक है, साइकिल बांटी हैं, ठीक। और उनसे एक भी रत्ती भर भी जरा मुझे ये बता दो क्या फ़ायदा हुआ है उस चीज़ से, क्या फ़ायदा हुआ है। वो लैपटॉप्स घर में मैंने खुद देखे हैं, जो मेरे परिवार के और दूसरे रिश्तेदार वगैरह हैं, ठीक है, तो उनके घरों में देखा है लड़कियों को जब वो हाई स्कूल इंटर में लैपटॉप्स मिले हैं, HP के लैपटॉप्स, वो सिर्फ और सिर्फ घर में पिक्चर देखने के लिए, मूवी देखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि उन लैपटॉप्स का स्कूल्स में तो कोई काम ही नहीं होता है। स्कूल्स में तो वो सिखाया ही नहीं जाता है कि हाँ उन लैपटॉप्स से क्या आप कर सकते हो, कितना चीज़ आप एजुकेशन ले सकते हो, कैसे कर सकते हो, यूज़ कैसे किया जाता है, ये नहीं। सिर्फ उस लैपटॉप में मूवी कैसे चलेगी, पिक्चर कैसे खींची जाएगी, गाने कैसे बजाए जाएंगे, ये आता है। मैं साफ तौर पे फैक्ट पर बात बता रही हूँ, ये हवा में नहीं कह रही। साइकिल बांटी, तुमने क्या कर लिया? साइकिल बांट के वो अलग अलग चीज़ों में यूज़ हो रही है। दूसरी बात है ना, क्योंकि सभी जितने भी बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर वो जिद करते हैं, नहीं हमें गाड़ी में जाना है, नहीं हमें मोटरसाइकिल पर जाना है ना। तो साइकिल देकर भी तुमने क्या कर लिया, हासिल कर लिया, ये सब हमको याद है। और गैस सिलेंडर पर सब्सिडी किसने दी, ये याद है, ठीक है। किसानों को फ्री में खाद किसने बांटी, किसानों को फ्री में राशन किसने दिया, ये हमें पता चला। फ्री में तुम उन्हें वो राशन दे रहे हो जो उन्होंने ही उगाया है और स्टोर कर दिया है। तुम लोगों ने इतना टाइम तक स्टोर कर दिया। आप कभी राशन का सामान ना एक बार देखना, ठीक है। राशन कार्ड पर जो राशन मिलता है बहुत ही कम दामों पे या फ्री में जो मिलता है, वो राशन आप अपने घर में खा नहीं सकते हो, ऐसा राशन मिलता है। चने ज़्यादातर अलग अलग एरिया का अलग अलग क्राइटेरिया होता है कहाँ क्या मिलेगा, ठीक है। मूसली, चना मिलता है, तेल मिलता है, नमक मिलता है, गेहूं मिलता है, चावल मिलता है ना। चावल ऐसा होगा वो कि गले के नीचे से ना उतरे, गेहूं ऐसा होगा उसके आटे में से बदबू आएगी आपको, ठीक है। चना ऐसा होता है कि आप उसे 15 दिन रख दो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। तो इतना ख़राब क्वालिटी का माल उसके बाद वो राशन में दिया जाता है। सोचो यार, वो जिन लोगों को दिया जाता है उनके परिवार की हेल्थ का क्या हाल हो रहा होगा, है ना। कहने को तो उन्हें अनाज मिल रहा है, कहने को तो उन्हें खाना मिल रहा है, कहने को तो उन्हें मतलब तेल नमक सब मिल रहा है, ठीक है। उनके जो जीने की बेसिक एक नीड है खाना, वो आप दे रहे हो, लेकिन वो कैसा दे रहे हो ये नहीं सोचता कोई। और ये हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, पूरा ये जाल है एक, ठीक है। सरकार अगर अच्छा माल जो है वो राशन वालों को स्टोरेज जो करते हैं, ठीक है, उनको दे भी दे, जो राशन बांटता है, ठीक है, उनको दे भी दे, लेकिन वो काफ़ी टाइम तक वो स्टोर रखे रहते हैं, ठीक है। गलत तोलते हैं, गलत चीज़ें करके उसके बाद मिलावट करके बहुत सारी चीज़ें ऐसी करके उसके बाद गरीबों तक पहुंचती हैं। वो चीज़ें कभी भी आपको शुद्ध फॉर्म में नहीं मिलेंगी, है ना। तो ये ऐसा होता है। और ये ऐसा नहीं है कि हाँ पेट्रोल से नींबू का क्या मतलब है,
सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। पेट्रोल से अनाज का क्या मतलब है, बहुत मतलब है यार। ये सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, और कैसे कनेक्टेड है वो नीतीश सर ने हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाई है। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये सरकार को ना पहली बात तो यार टैक्स कम करना होगा, ठीक है। ये इस तरीके से निचोड़ना बंद करें। अलग अलग रूलिंग पार्टी, तुम किसी एक रूलिंग पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकते, तुम किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकते कि हाँ ये फलानी सरकार ने हमारे लिए बहुत भला किया है या फलानी सरकार ने हमें चूस घेरा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि हर पार्टी कहीं ना कहीं तो रूल कर रही है ना किसी ना किसी स्टेट में, और वो किसी स्टेट में अगर मतलब वैट का जो टैक्स है वो अगर गिरा दे तो मानो सब एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे, एक दूसरे को गाली देते रहेंगे कि हाँ हमारी सरकार आएगी तो हम पेट्रोल के दाम कम कर देंगे। अरे तुम अपने जहाँ पे रूल कर रहे हो पहले वहाँ तो कम करो, फिर उसके बाद तुम सेंट्रल गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम लगाना, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इतना एक्स्ट्रा टैक्स ये इकट्ठा कर रहे हैं, मुझे दिख नहीं रहा है कि हाँ ये कहाँ यूज़ हो रहा है डेवलपमेंट में, ठीक है। अभी तक तो फिलहाल नहीं दिखा है, आगे देखते हैं क्या होता है। सो यार जब तक ऑडियंस वोक नहीं बनेगी, ऑडियंस अपने असली जो अधिकार हैं वो नहीं मांगेगी, ठीक है, और वोट देने से पहले आप एक बार प्रश्न नहीं पूछेंगे, ठीक है। वोट देने से पहले प्रश्न पूछना आपका अधिकार है, आप वो पूछो, उसके बाद वोट दो, ठीक है। और तब जाकर थोड़ा सा मतलब सरकार को भी लगेगा कि हाँ जनता जागरूक हो गई है, जनता को भी पता है, जनता को चूतिया बनाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। और फ्री के माल पर फीड करना बंद करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा खुश होना बंद करो कि हाँ फलानी सरकार जो हम मतलब फलाना इंसान जो हमारी जाति का है, ये हमारे लिए इसने ये चीज़ फ्री कर दी है ना। तो तुमसे एक चीज़ फ्री का वो दे के तुम्हें, और दूसरी बाकी सारी चीज़ों पर वो दाम बढ़ा देगा, और तुम्हारी जेब वैसी की वैसी ढीली होगी, तुम्हें रत्ती भर पता नहीं चलेगा। सो यहाँ पे वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।